आपने कभी किंसुगी के बारे में सुना है? एक बहुत पुरानी आर्ट है जिसमें अगर कप टूट जाए या प्याला कोई तो उसको फेंकने के बजाय जोड़ देते हैं, लेकिन गोंद से नहीं जोड़ते, सोने का लेप लगाते हैं। तो दरार जो बड़ी बदसूरत दिखती, अब कप की सुंदरता में इजाफा करती है। ये कला जापान से निकली है, वही जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एक्सिस का हिस्सा था। दुनिया के नक्शे पर एक दरार थी जो बदसूरती की नज़ीर थी, जो जापान को जर्मनी से जोड़ती थी। फिर उसी जर्मनी से निकला एक दस्तकार, एक कलाकार, जिसने किंसुगी को एक नया रूप दिया। उसने कप नहीं जोड़ा, उसने जोड़े हवा में आवाज बनकर बहते हुए संगीत के कुछ टुकड़े। चार भाषाएं, चार संस्कृतियां, चार अलग अलग वक्त के सिंबल, जिनका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो संगीत संगीत नहीं रहता, प्रार्थना बन जाता है। ये कहानी है ऐसे ही गाने की जिसे हमने इंस्टा पर सुना। किसने भेजा था वो इस एपिसोड के आखिर में आपको बताएंगे, लेकिन जिसने भेजा था वो बड़ा अजीज था। सुना, बहुत अच्छा लगा तो पूरा सुना फिर खोज के। जब पूरा सुना तो पता चला कि इसमें संस्कृत की एक प्रार्थना के साथ साथ लैटिन के भी कुछ शब्द हैं। एक धुन है जो बाद में मंगोलिया की निकली। थोड़ा और खोजा तो फिर एक कहानी सामने आई जो आज हम आपसे बांटने वाले हैं कि कैसे अमेरिका में बिकी एक सीडी जो सिंगापुर में रिकॉर्ड हुई, उससे एक गीत बना जिसमें एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी है और जिसका रिश्ता एक ऐसे राजा से है जो मर गया और जो जिंदा भी रहा। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी एनिग्मा के गीत चाइल्ड इन अस की। बहुत सारी रील्स में आपने इसको सुना है, प्रसन्न वदना वाला। उसकी पूरी कहानी क्या है? अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक कंपनी है, स्पेक्ट्रा सॉनिक्स। म्यूजिक कंपनी है, लेकिन ये गाने नहीं बनाती है, आवाजें बेचती हैं। देखिए, जो लोग गाने बनाते हैं उन्हें बहुत तरह की आवाज़ों की ज़रूरत होती है। ढोलक चाहिए, बाँसुरी चाहिए, किसी मंदिर की घंटी चाहिए। हर आवाज़ आप लोकेशन पर जाकर रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत महँगा होगा और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, स्पेशली अगर आप दुनिया के किसी दूसरे कोने की आवाज़ चाहते हैं। तो 1990 के दशक में एक बिज़नेस खड़ा हुआ। कुछ कंपनियों ने क्या किया कि इसे अपना पेशा बनाया, घूम-घूम कर आवाज़ें रिकॉर्ड करना, सैंपल करना और उन्हें एक सीडी में लोड करके, बर्न करके, वो सीडी फिर म्यूजिशियंस को बेची जाती थी और खरीदने वाले के पास ये राइट्स होते थे कि वो इन आवाज़ों को अपने गाने में जहाँ चाहें, जैसे चाहें चिपका दें। ना आपको रिकॉर्ड करने वाले की परमिशन चाहिए, ना गाने वाले की परमिशन चाहिए। इसको हम कहते हैं सैंपल लाइब्रेरी, आवाज़ों की दुकान समझ लीजिए आप। तो 1990s में स्पेक्ट्रासोनिक्स ने ऐसी एक सीडी निकाली जिसका नाम रखा हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का दिल। 2 डिस्क थी और उनके अंदर क्या-क्या है उसकी एक लिस्ट है जो कुछ ऐसी दिखती है। ड्रैगन ड्रम्स, हेरी ड्रम, गेंडांग ड्रम, चाइनीज़ गाय, दाओ पोएट, मलेशियन गाय, मलेशियन मेल 1, मलेशियन मेल 2, मलेशियन मेल 3, टिबेटन गर्ल 1, टिबेटन गर्ल 2, टिबेटन मैन। ऐसे ही चलते-चलते 29वें नंबर पर लिखा है इंडियन फीमेल संस्कृत। अब इसी डिस्क को 1996 में एक जर्मन प्रोड्यूसर ने खरीदा जिसका नाम था माइकल क्रेतु। इसकी पैदाइश रोमानिया की थी, पढ़ाई जर्मनी में हुई और काम इनका पॉप म्यूजिक का था। 1990 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था एनिग्मा। अब एनिग्मा कोई बैंड नहीं था, असल में ये एक ही शख्स था जो स्टूडियो में बंद होकर अकेले गाना बनाता था, खुद माइकल क्रेतु। शुरुआत में माइकल ये नहीं चाहते थे कि किसी को ये पता चले कि ये म्यूजिक बनाता कौन है। शुरुआत में एनिग्मा का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। दुनिया के किसी दूसरे कोने की एक पुरानी धार्मिक आवाज को उठाओ, उसके नीचे एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट लगाओ। पहले एल्बम में ये काम ईसाई प्रार्थनाओं के साथ किया गया जिसे ग्रेगोरियन चैंट्स कहते हैं। तो जो ये चर्च में सदियों से गाई जाने वाली लैटिन प्रार्थनाएं हैं बिना किसी बाजे के, वो आवाजें ली। ये एल्बम दिसंबर 1990 में आया जिसका नाम था MCMXC AD। MCMXC रोमन न्यूमरल है, आंकड़े आप बनाएंगे इसका तो बनेगा 1990, 1990 80। तो MCMXC AD का मतलब हुआ 1990 AD, जिस साल में यह एल्बम आया था। दुनिया भर में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा इसकी कॉपी बिकी और जो अगला एल्बम बनाया माइकल ने वो भी हिट रहा और फिर आया तीसरा एल्बम 1996 में जिसका नाम था
लेरवा मो विवेलरवा फ्रेंच नाम है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है राजा मर गया, राजा जिंदाबाद। अब इस नाम की अपनी अलग ही कहानी है। अब ये जुमला मिडिल एजेस की एक यूरोपियन प्रॉब्लम से निकला है और वो प्रॉब्लम थी राजा की मौत। होता ही है कि जिस पल राजा मरता उस पल एक कंफ्यूजन और एक खतरा भी कह सकते हो आप खड़ा होता कि गद्दी खाली है। अब जब गद्दी खाली है, सुप्रीम सोवरेन अथॉरिटी आपके पास नहीं है, तो फौज किसका हुक्म मानेगी? दरबारी किसको फॉलो करेंगे, किसको सलाम ठोकेंगे? जो पड़ोस का राजा है, जो जमीन हथियाना चाहता है, वो हमला भी कर सकता है। अंदर जो आपकी नोबिलिटी है वो आपस में लड़ सकती है कि गद्दी मेरी है मेरी है। तो ये जो खाली समय होता था कि एक राजा मरा और दूसरा राजा अब यहाँ पे बैठेगा गद्दी पे, उसकी ताजपोशी होगी, उस समय को कहते थे इंटररेग्नम। यूरोप के इतिहास में इसी इंटररेग्नम में बहुत सारी जंगें शुरू हुई। यूरोप क्या, बाकी दुनिया में भी होता था, लेकिन वहां से ये बात चली है तो हम आपको यूरोप की मिसाल दे रहे हैं। कई बार ये इंटररेग्नम इतना खिंचता था कि दशकों तक राज्य बिना राजा के रहते थे। मसलन जर्मनी का ही उदाहरण है। 1250 में सम्राट फ्रेडरिक की मौत हुई और अगला सम्राट आने में 23 साल लगे। इतिहास में इसे कहा जाता है ग्रेट इंटररेग्नम। अब ये प्रॉब्लम थी कि राजा तो मरेगा ही, है ना, देह है, उसकी मौत निश्चित है, तो बार बार गद्दी की लड़ाई होगी, इसको कैसे रोकेंगे? इस प्रॉब्लम का हल निकला एक वाकये से। एक घटना हुई साल 1422 में फ्रांस में। क्या हुआ? चार्ल्स सिक्स्थ की मौत हुई और उनका ताबूत गिरजाघर में जमीन के अंदर दफनाया जा रहा था। तो जब ताबूत नीचे उतारा जा रहा था पुली से, कहा जाता है कि एरिस्टोक्रेट ने चिल्लाकर कहा, लेरवा मो विवे लरवा, यानी द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, राजा मर गया, राजा जिंदाबाद। और इसी पल से ये एक सिद्धांत बना कि सत्ता एक पल के लिए भी खाली नहीं रह सकती है। बीता हुआ राजा, पुराना राजा जिस क्षण मरा, उसी क्षण नया व्यक्ति राजा बन गया। गद्दी कभी सुने नहीं रहती। ऐसा ही कुछ तरीका इंग्लैंड में भी अपनाया गया, लेकिन एक अलग रूप में। वहां वकीलों को इस समस्या का हल खोजने के लिए कहा गया था और उन्होंने सन 1500 के दशक में एक सिद्धांत दिया कि राजा के दो शरीर होते हैं। एक प्राकृतिक शरीर जो बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, मर भी सकता है। दूसरा शरीर राजनैतिक है, जो कभी नहीं मरता, जो एक राजा से दूसरे राजा में तुरंत बदल जाता है, यानी राजा की एक आत्मा होती है। क्राउन अगर आपने देखा है ना, तो जॉर्ज सिक्स की जब डेथ होती है तो उनकी देह यहाँ पे पड़ी हुई है बेड पे और उसके बगल में क्लेयर फॉय खड़ी हैं जो कि एलिजाबेथ है। तुरंत उनके सामने वो लोग सिर झुकाते हैं, लॉन्ग लिव द क्वीन बोलते हैं, यानी कि जैसे ही उस राजा की मौत कंफर्म हुई है, एक रानी वहां पे आ गई है। माइकल ने अपने एल्बम का नाम रखा। तो ये तो इस नाम की कहानी थी। अब एल्बम का ये नाम क्यों रखा गया, ये इस पूरे प्रोजेक्ट की एब्स्ट्रैक्टनेस का एक पहलू है। इस कहानी का इस एल्बम के गानों से कोई लेना देना नहीं है, ना गानों का फ्रांस से लेना देना है, ना किसी राजा से भी है। फिर नाम क्यों रखा? बकौल माइकल क्रेतु, इस एल्बम का कवर आर्ट जब बन रहा था उसमें 3 फिगर्स उनको बने हुए दिखे और इनको देख करके उनके मन में यही नाम आया और उन्होंने एल्बम का नाम यही रख दिया। कोई खास कारण नहीं है। एनिग्मा के संगीत और कला में ये जो एब्स्ट्रैक्टनेस है, ये एक बार नहीं आपको बार-बार दिखेगी और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस एल्बम का गाना द चाइल्ड इन अस, जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इस गाने में 3 चीज़ें एक साथ बजती है। लैटिन में एक प्रार्थना है, मंगोलिया की एक लोक धुन है और बीच में एक औरत की आवाज़ में संस्कृत की 4 लाइनें हैं, जिससे गाने की शुरुआत होती है। प्रसन्न वदना सौभाग्यदा भाग्यदा हस्ताभ्या अभयप्रदा मणिगणैर्नाना विधैर्भूषिताम्। इसका अर्थ है जिनका चेहरा शांत है, जो सौभाग्य देती हैं और भाग्य देती हैं, जिनके दोनों हाथ अभय देते हैं, जो तरह तरह के रत्नों से सजी हुई हैं। अब पहला सवाल तो आप यही पूछ सकते हैं कि इस श्लोक को गाने में रखा क्यों गया और ये आया कहाँ से आया है, उस पर पहले आते हैं। ये श्लोक असल में लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्रोत का हिस्सा है। आसान भाषा में देवी लक्ष्मी के 108 नामों की माला, और ये जो 4 लाइनें हैं उन 108 नामों से पहले आती हैं। इन्हें कहते हैं ध्यान श्लोक। की नाम गिनने से पहले आंखें बंद करके तस्वीर आप बना लीजिए, शब्दों से चित्र बनता है। अब ये किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, इसका कोई पक्का पता नहीं है। ये वाचिक परंपरा में चलता हुआ आया है। देवी देवताओं की स्तुति वाले ऐसे संस्कृत के सैकड़ों स्रोत मिलेंगे जिनका कोई लेखक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होके आया है, लिखने वाले ने अपना नाम नहीं बताया।
माइकल क्रेतु ने इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया है, हार्ट ऑफ एशिया नाम की सैम्पलिंग लाइब्रेरी से लिया, जैसे हमने आपको पहले बताया। एक और दिलचस्प बात है, रिकॉर्डिंग ना यूएस में हुई है ना जर्मनी में हुई है। यूएस की कंपनी थी जिसने सैम्पलिंग लाइब्रेरी बेची और माइकल क्रेतु जर्मनी में है, लेकिन दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सिंगापुर के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया जिसे डॉक्टर भाग्यमूर्ति नाम की एक इंडियन सिंगर ने गाया था। क्रेतु अपने गाने के लिए सैंपल्स ढूंढ रहे थे, आवाजें ढूंढ रहे थे और तब उन्हें ये मिला, पसंद आ गया और उन्होंने अपने गाने चाइल्ड ऑफ अस का इसको मुखड़ा बनाया। चाइल्ड ऑफ अस गाने का बाकी हिस्सा भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है, जो पसंद आया वो ऐड करते गए। संस्कृत के बाद जो आवाज आती है वो लैटिन में आपसे कुछ कहती है, पुए नातुए नोबिस, मतलब हमारे लिए एक बच्चा जन्मा है। इसके आगे की पंक्ति है कि हमें एक पुत्र दिया गया है, एक बेटा, और शासन, ये कायनात उसके कंधों पर होगी। ये लाइनें ओल्ड बाइबल से ली गई हैं, यानी ईसाई धर्म की एक प्रार्थना है जो ईसा मसीह के आने की भविष्यवाणी कर रही है। इस हिस्से के बाद गाने में एक स्पेनिश वाक्य सुनाई देता है, एल आ वेनिदो, यानी वो आ गया। इन सब के बाद गाने में मुखड़ा फिर बजता है और फिर एक लोक धुन आती है जो मंगोलिया की है, और आखिर में अंग्रेजी की कुछ लाइन्स हैं जो इस गाने में इकलौता हिस्सा है जो खुद क्रेतु ने लिखा है। माइकल लिख रहे हैं कि एक दिन तुम आए और मुझे पता चल गया कि तुम ही हो। तुम बारिश थे, तुम सूरज थे, लेकिन मुझे दोनों की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम ही वो थे जिसका मैंने पूरी ज़िंदगी सपना देखा। जब अंधेरा होता है, तुम मेरी रोशनी होते हो, लेकिन ये मत भूलना कि हमारा मार्गदर्शक कौन है, हमें राह कौन दिखाता है, हमारे अंदर का बच्चा, द चाइल्ड इन अस। पूरा गाना इस तरह अपने नाम के साथ एंड होता है, चाइल्ड इन अस। अब ये जो आखिरी कुछ लाइनें हैं ये इंटेंशनल है, यानी यहाँ गाने वाला वही गा रहा है जो वो कहना चाहता है ना, हमारे अंदर के बच्चे की बात। लेकिन यहीं आप इस गाने का जादू देखिए जिसके चलते हमने इसे किंसुगी कहा था। पूरा गाना क्या कह रहा है? एक शांत चेहरा है, अभय है जिसमें डर का नामो निशान नहीं। किसका चेहरा है? ये सवाल का जवाब गाना नहीं देता, लेकिन जो लैटिन की लाइन्स आती हैं वो क्या कह रही हैं? एक बच्चे का चेहरा है जो आने वाला है, जो सब कुछ संभाल लेगा। फिर गाने के बोल आते हैं कि जब अंधेरा होता है, तुम मेरी रोशनी होते हो। कौन मार्गदर्शक है ये? हमारे अंदर का बच्चा। कौन? जो शांत है, अभय। क्या कमाल चीज हुई है। कृतु ने संस्कृत की जो लाइनें मुखड़े में डाली, ये पता करना बहुत मुश्किल है कि उसका मतलब वो जानते थे या नहीं। ये उसकी एक मैगजीन है, रोलिंग स्टोन, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मैं गाना लिखना नहीं चाहता था, मूड लिखना चाहता था। तो गाने का हर हिस्सा अलग है, अलग कल्चर से आता है, अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है। इसके बावजूद संस्कृत की एक प्रार्थना, एक ईसाई प्रार्थना और इंग्लिश की कुछ लाइंस आपस में क्या जेल होती हैं, जैसे वो एक ही बात कह रही हैं। कैसे हुआ ये? तो इस मैजिक को एल्केमी कहते हैं, यानी वो तरीका जिससे किसी भी चीज को मिलाकर आप सोना बना सकते हो। मिथक है। 1996 में लेरवाय मो के रिलीज के पहले एक इंटरव्यू में क्रेतो ने कहा था कि ये म्यूजिकल एल्केमी है। मिडिल एजेस में एक एल्केमिस्ट छिपकली का खून, कूड़ा और ईंट का चूरा मिलाकर सोचता था कि इससे वो चांदी बना लेगा। कभी वो सक्सेसफुल होता है, कभी वो नहीं होता है। द चाइल्ड इन अस ऐसी ही एक सफल कोशिश है। इसमें संस्कृत की प्रार्थना है, ईसाई प्रार्थना में जो घुल जाती है, और मंगोलियन गायकी उनकी अपनी आवाज के साथ मिल जाती है, और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वो ऐसा ही बना हो, बिल्कुल स्वाभाविक। अब इसमें क्या कैसे आया, क्यों आया, किसको पहले प्लेस किया गया, बाद में किसे रखा गया और क्यों, अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, इस सवाल पर क्रेतु कहते हैं कि अपने दिमाग को ऐसे सवाल में मत फंसाइए कि क्यों, कहां से क्या आया, अच्छा लगा ये काफी है। एक लाइन में आप कह सकते हैं कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फील इट। इसे समझने की आप कोशिश मत कीजिए, इसको आप महसूस कीजिए। और ये बात कृतु के बनाए हर एल्बम और लगभग हर गाने के बारे में कही जा सकती है। इसीलिए उनके इस प्रोजेक्ट का नाम एनिग्मा है, यानी एक पहेली। पहले के टुकड़े अलग अलग होते हैं तो कैसे वो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं समझ में आता है, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं तो लगता है कि यार ये तो हमेशा से ऐसे ही था। एनिग्मा ने अपने गानों में पहेलियों के जो टुकड़े हैं बहुत जतन से सजाए हैं, हजारों सैंपल्स में से आवाजें खोजी हैं और फिर ये तय किया है कि कौन सी चीज कहाँ फिट बैठ रही है, और ये बिल्कुल एक बहुत मुश्किल काम है, क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल भी है,
क्या किसी और का गाना लेकर गाना बनाया जाए तो वो गाना नया कहलाएगा या पुराना? वो ओरिजिनल कितना होगा? 1990 में एनिग्मा का जो पहला एल्बम आया था, एमसीएमएक्सी 1990 एडी, इसका एक गाना था सैडनेस पार्ट 1। सैडनेस पार्ट 1 में भी एक ईसाई प्रार्थना बजती है जो असल में एक जर्मन चर्च के अंदर कॉयर की रिकॉर्डिंग थी। जो चर्च के अंदर गायन मंडली होती है उसकी रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग 1970 के दशक में की गई थी। अगस्त 1991 में यानी 1990 एडी आने के कुछ महीनों बाद इन लोगों के पास ये गाना पहुंचा और इन्होंने अपनी आवाज पहचान ली क्योंकि कॉयर में गाने वाले लोग जिंदा थे। मामला कोर्ट में चला गया। क्रेतु और उनकी रिकॉर्ड कंपनी वर्जिन जर्मनी को हर्जाना भी देना पड़ा। तो हमने आपको दोनों चीजें बताई, एक जगह जहां पे अलग अलग संस्कृतियों से आई चीजें बनी और चाइल्डिनस जैसा सुंदर गाना बना। दूसरा सैडनेस पार्ट 1 का उदाहरण है जहां पे जिन कलाकारों ने सैंपल्स दिए थे उन्होंने दावा किया कि ये गाना हमारा है या इस गाने में हिस्सा हमारा है। तो क्या कहेंगे, जो माइकल कर रहे हैं वो कॉपी करना है, प्रेरणा लेना है या ओरिजिनल आर्ट है क्या? इसको समझने के लिए आप धुरंधर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पुराने गाने हैं, पुराने शब्द हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नया। धुरंधर 2 का आरी आरी गाना 2004 का बॉम्बे रॉकर्स का गाना है और बॉम्बे रॉकर्स भी आप देखिए डेनिश इंडियन पंजाबी हेरिटेज से वो आ रहा है। जो फोक बोल हैं पंजाबी ट्रेडिशन से उठे हैं, वारी बरसी खटन ग्यासी। पंजाबी कल्चर में ये पीढ़ियों से चली आ रही लाइन है, लेकिन धुरंधर में जब ये बैकग्राउंड में बजता है, स्क्रीन पर जश्न नहीं हो रहा है, मौत का तांडव हो रहा है, तब गाने के बोल या मतलब नहीं बदलता है, पूरा फील बदल जाता है। तो कुछ-कुछ यही बात आप कृतु की आर्ट के बारे में भी कह सकते हैं कि कुछ आवाज़ें, कुछ गीत थे पुराने, कुछ तो भुला भी दिए गए थे, जैसे पुराने कप होते हैं जो टूट जाते हैं। फिर किसी ने उन्हें देखा, जोड़ा और दरारों को सोने से भरकर एक नया कप बनाया, एक नया गीत। और अब ये जो दरारों में भरा सोना है, जो पुराने टुकड़े हैं, सब मिल कर के एक मौलिक सुंदरता की रचना करते हैं। इसी के साथ अलिफ लैला का ये शानदार एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे लिखा तो कमल नहीं है, लेकिन हम एक और व्यक्ति को एक्नॉलेज करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये एपिसोड आप देख रहे हैं। दोस्त है मेरा श्वेतांग। कुछ दिन हो गए हैं, 1 डेढ़ महीना हुआ होगा। हम अगस्त के 3rd वीक में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और शायद पहले हफ्ते में या अभी से 1 सवा महीने पहले उसने बड़ी देर रात एक गाना भेजा। यही चाइल्ड इन अस गाना था और मैंने कहा यार ये तो रील में मैंने बहुत देखा और मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी साउथ इंडियन फिल्म का कोई गाना होगा, एक जो आपको हिंट आती है, और रील में मैंने देखा बहुत था। मैंने कहा कि पाजी इसके अंदर तो ये है, ये है, ये है, ये कब रिकॉर्ड हुआ था, जर्मन आर्टिस्ट है। तो फिर श्वेतांग से मैंने पूछा कि यार ये स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या तुम मतलब इसका करना क्या चाहते हो? क्योंकि श्वेतांग भी काम करता है। तो उसने कहा कि यार हर चीज़ धंधे के लिए नहीं होती, कोई-कोई चीज़ फ़ील करने के लिए भी होती है। तब मुझे समझ में आया कि ये जब चाइल्ड इन अ श्वेतांग ने सुना होगा तो उसको भी कुछ फ़ील हुआ था। तो उस फ़ीलिंग को कैप्चर करने के लिए ही और आप लोगों से बाँटने के लिए हमने इसको रिकॉर्ड किया इस एपिसोड को अलिफ लैला के, और इसीलिए कमल जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा-सा इसको देखिए इसमें क्या बन सकता है। तो हमने सोचा नहीं था कि अलिफ लैला का एपिसोड बन सकता है। एक म्यूज़िंग थी कि हाँ, इस पे कुछ करेंगे। लेकिन जब वो बन के पूरा तैयार हुआ तो हमें लगा कि ये इतना बढ़िया किस्सा है सुनाने के हिसाब से कि इससे अलिफ लैला का एक एपिसोड होना चाहिए। तो हमने इसे ऐसे आपके सामने प्रेज़ेंट किया। धंधे के हिसाब से नहीं किया। अलिफ लैला के एपिसोड्स आपको जो एक ट्राई वीकली हमको प्रेज़ेंटेशन देने होते हैं कि हफ़्ते में 3 एपिसोड आने चाहिए। उस खाना पूर्ति का हिस्सा ये एपिसोड नहीं है। ये एपिसोड बिल्कुल क्लोज़ टू हार्ट है और दोस्त के भेजे और 2 दोस्तों की बात से निकला है, जो दोनों ने फ़ील की है। कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।